Hello and welcome students. So here we are. Today we are going to start with our next topic, that is the sentence. Now this particular topic will actually tell you how many types of sentences are there, what are the different parts of a sentence and how do we relate it correctly. ठीक है, टू गेट इट्स करेक्ट मीनिंग, सही मीनिंग निकालने के लिए हम किस तरीके से अपने सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसका मीनिंग समझते हैं. तो जो वो पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कितने पार्ट्स होते हैं, हम उन्हें कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, ये सारा चीज हमको चैप्टर द सेंटेंस में सीखना है. तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सेंटेंस के बारे में सीखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है. आई हैव रिटन अ वर्ड हियर, सेंटेंस. सो सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का अगर हम बेसिक रेफरेंस में बात करें, मतलब है इट्स ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that is arranged sequentially to give a meaning. एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए किसका? वर्ड्स का, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिससे हम एक मीनिंग निकाल सके. ठीक है, दे शुड बी अरेंज्ड इन अ सिंटैक्स. सिंटैक्स इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज which gives the meaning. जिस भी तरीके से हमें एक समझ में आ रहा है, जैसे मैं बोलूं the birds are flying in the sky, तो अब birds are flying in the sky. Every word in this particular sentence should be at its correct place. अगर वो करेक्ट प्लेस पे नहीं होगा तो ग्रामेटिकली हमें सही मीनिंग नहीं दे पाएगा. ओके, इफ आई से द बॉय इज क्राइंग, तो इसका मतलब आपको अभी समझ में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आ गया क्योंकि यहां पर मैंने हर एक वर्ड को सीक्वेंस में जमाया हुआ है. बट अगर मैं अगर मैं द बॉय क्राइंग इज लिख दूं, क्या इसका एक मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? इस वाले सेंटेंस का तो आ रहा होगा, बट क्या आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये ग्रामेटिकली हर वर्ड अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी सही जगह पर नहीं है. सेम वे अगर मैं द की पोजीशन चेंज करके क्राइंग के बाद लगा दूं, इसको पहले लगा दूं, कुछ भी करने से हमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब तक सही नहीं होगा इसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अरेंज्ड इन अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस टू गिव अ मीनिंग. वो बिल्कुल सही ग्रामेटिकल सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि हमें उससे एक मीनिंग मिल सके, हम उस सेंटेंस को समझ पाए. ठीक है, टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. नाउ अब हम इस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स की बात करते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूं अ बॉक्स was lying on the floor. एक बॉक्स है जो फ्लोर पे पड़ा हुआ था. बट इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मान लो मैंने ये सारे वर्ड्स हटा दिए. नाउ यू हैव ओनली ऑन द फ्लोर. इसके आगे का जो भी सेंटेंस था वो मैंने हटा दिया है. क्या आप इसका एक मीनिंग समझ पा रहे हैं? जब तक मैंने वो सेंटेंस लिखा हुआ था अ बॉक्स वॉज लाइंग, तब तक आपको मीनिंग मिल रहा था. यहां तक का सेंटेंस हटाते ही हमें इस पर्टिकुलर पार्ट का मीनिंग समझ में आया क्या? नहीं आया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि भाई ऑन द फ्लोर क्या, फ्लोर के ऊपर कुछ तो है, मान लिया मैंने कुछ तो है, बट क्या है? व्हाट्स देयर ऑन द फ्लोर? सो जब तक हम इस पार्ट को नहीं लिखते अ बॉक्स वॉज लाइंग, तब तक इसका मीनिंग हमको नहीं मिलता. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज फ्रेज. अब फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है इट्स अ शॉर्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मोस्टली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 words which is incomplete without the remaining words of the sentence. अभी जैसे हमने लिखा on the floor, इस पर्टिकुलर
फ्रेज में आपको जब तक इस पर्टिकुलर फ्रेज का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता तब तक आप इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो फ्रेज का मतलब क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स विच गिव्स एन इनकम्प्लीट मीनिंग विदाउट अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, बाकी के वर्ड्स अगर उस सेंटेंस में नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल ही इज रेस्टिंग इन हिज रूम, अगर मैं यहाँ पर इन हिज रूम लिखकर छोड़ दूं तो क्या ये आपको क्लियर होगा सेंटेंस? क्या आप समझ पाएंगे कि क्या बोलना चाहती हूं मैं इन हिज रूम से? नहीं। तो यहां पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स रखते हैं उसके साथ ताकि सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग आ जाए। ओके, सो what does a phrase mean? It's a group of 2 or more words which gives an incomplete meaning without other words in a sentence. Example, he is resting in his room. Now, in this particular sentence, if I tell you, अगर मैं यहां तक का सेंटेंस हटा देती हूँ, अगर मैं ये ही इज रेस्टिंग वाला पार्ट हटा देती हूँ तो इन हिज रूम जो है वो आपको अनक्लियर रहेगा, आप समझ नहीं पाओगे कि इन हिज रूम से वो क्या बोलना चाहता है। आप पढ़ के देखिए, सिर्फ इन हिज रूम लिखा है हमने किसी पार्ट में। नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इनकम्प्लीट विदाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको हम आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे, ये ऐसा ग्रुप होता है बच्चों जिसमें देयर इज नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। मेन जो हमारा आइडेंटिफिकेशन का तरीका बनता है फ्रेज क्या होता है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ना तो उसमें सब्जेक्ट होगा ना ही उसमें वर्ब होगा। ठीक है, कोई भी जगह आपको दे सकते हैं, कोई भी आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज दे सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज दे सकते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन में आपको प्रेपोजिशन से कनेक्टेड सेंटेंस दिखेगा, एडवर्बियल में आपको एडवर्ब से रिलेटेड फ्रेज दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू स्कूल, सो टू स्कूल बिकम्स एन एडवर्बियल प्लेस, कि वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग टू। सो यहां पर आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है फ्रेज में बच्चों कि आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा और वर्ब नहीं दिखेगा। सो फ्रेजेस डू नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। ओके, दिस वाज द मेन डिफरेंस। अच्छा, किससे डिफरेंशिएट कर रहे हो मैम इसको? अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्लॉजेस से। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम आगे पढ़ने जाएंगे दैट वुड बी क्लॉजेस। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्लॉज। नाउ व्हाट इज अ क्लॉज बेसिकली, और हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये भी कुछ सर्टेन ग्रुप होगा वर्ड्स का, बट इसका एक मीनिंग अपने आप में निकल सकता है। अगर हम इसको बाकी के वर्ड से हटाएं, दूसरे सेंटेंस से हटाएं अगर हम, तो भी इसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई मेट अ बॉय who was very kind to me. So I met a boy who was very kind to me. मैंने एक लड़के से मिला, मैं एक लड़के से मिली और वो मुझसे बहुत काइंड था। ठीक है, बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्ट स्पोकन था। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आई मेट अ बॉय तक का ही सेंटेंस लूं, if I write I met a boy, और मान लो मैंने बाकी का सेंटेंस नहीं लिया, ठीक है, मैंने यहां से
यहां तक का सेंटेंस स्किप किया बोलना। तो क्या इसका अपने आप में एक मीनिंग है? ऑफ कोर्स है। आई मेट अ बॉय, मैं एक बॉय से मिली। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर को सेंटेंस को या इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैम फ्रेजेस से अलग कैसे करोगे? तो इसको हम फ्रेजेस से ऐसे अलग करेंगे, जब हम क्लॉज पढ़ते हैं ना बच्चों, सो क्लॉज में यू हैव अ सब्जेक्ट एंड यू ऑल्सो हैव अ वर्ब। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करते हैं तो इसका एक इंडिविजुअल मीनिंग आ रहा है। सो देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ वर्ब। सो मैम व्हाट अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस? सो इफ आई राइट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हु was very kind to me, अगर मैं ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखती हूं तो यहां पर अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस का अपने आप में मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसको मुझे किसी ग्रुप ऑफ वर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसका मीनिंग निकाल सके। आप पढ़ के देखिए, हु वॉज वेरी काइंड टू मी, हु वॉज वेरी काइंड टू मी। अब यहां पर हम क्वेश्चन तो पूछते हैं कि भाई मुझसे काइंड कौन था? मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि एक बॉय था जिससे मैं मिली थी और वो मुझसे बहुत काइंड था। सो ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा, ऑल्दो इट ऑल्सो हैज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग इन इटसेल्फ, बट इट्स इनकम्प्लीट। तो इस सेंटेंस का इनकम्प्लीट मीनिंग कौन कंप्लीट करेगा? जो इसका पहले वाला सेंटेंस था। सो बच्चों, क्लॉजेस में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक क्लॉज तो अपने आप का एक मीनिंग दे रहा होता है, सेकेंड वाले को मीनिंग के लिए कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है। सो जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट मीनिंग बाय जस्ट रीडिंग दीज फ्यू वर्ड्स। नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों बोल रहे हो मैम इसको इंडिपेंडेंट? ये इंडिपेंडेंट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर इसको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसका एक मोटिव है जो ये क्लियरली स्टेट कर रहा है। ठीक है, इसको दूसरे लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग बताने के लिए। सो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लॉज हो गया जहां पर उसका खुद का मीनिंग विदाउट द अदर वर्ड्स समझ में आ रहा है। अब इसका मीनिंग क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसका नाम आप ऑलरेडी आई होप गेस कर चुके होंगे, दैट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इसका एक और नेम भी होता है, एक्चुअली दो नेम होते हैं, द मेन क्लॉज और द प्राइमरी क्लॉज। ठीक है, तो इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज एंड प्राइमरी क्लॉज तीनों नाम होते हैं। एंड अगर हमें कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहा है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है तो वहां पर हम उसको बना देते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो है ये इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ जस्ट लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कंप्लीट सेंटेंस था हमारे पास, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जहां पर मैंने इसको रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से दूसरी जगह पर लाइक दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस की तरह स्टेट कर दिया। सो दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज गिविंग इट्स इंडिविजुअल मीनिंग। इसका अपने आप में एक मीनिंग हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। तो जिस वर्ड को, जिस ग्रुप को हम अपने आप समझ सकते हैं बिना किसी और की हेल्प से, बिना किसी और ग्रुप की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। और जिसको एक ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए होता है अपना कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सो दिस आई होप इज क्लियर। अब मैम इसको कैसे अलग करेंगे फ्रेज से? मैंने फिर से आपको यह भी बताया था, फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और यहां पर क्लॉजेस में हमारे पास सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एवरीबडी? ओके, नाउ सो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं तो आई कैन से वी हैव अ सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, यस और नो? अब मुझे वर्ड के साथ एस लगाना पड़ रहा है क्योंकि एक वर्ड से कभी हम कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं
बॉय। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है वो आपस में एक साथ मिलते हैं, एक साथ कंबाइन किए जाते हैं, और ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं फ्रेज, जो कि अपने आप में इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। लेकिन फ्रेजेस के साथ भी हम कुछ वर्ड्स जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्लॉज। अब इसका अपने आप में एक मीनिंग हो सकता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट भी होता है, डिपेंडेंट भी होता है, तो इसका अपने आप में एक मीनिंग हमें मिल सकता है। सो हम बोल सकते हैं वर्ड्स द स्मॉलेस्ट यूनिट, देन कम्स फ्रेज, देन कम्स क्लॉज, और अगर हम बहुत सारे, अच्छा यहाँ पर हम फ्रेजेस लिख देते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है क्लॉज, और अगर हम कुछ क्लॉजेस को जोड़ देते हैं तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, सेंटेंस। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या आपको समझ में आ गया जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे? आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले हम छोटी सी यूनिट से स्टार्ट करते हैं, वर्ड। अब वर्ड को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है फ्रेज, फिर फ्रेज को जब हम कंबाइन करते हैं, कुछ फ्रेजेस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है क्लॉज, और क्लॉज से हमें फाइनली मिलता है सेंटेंस। ठीक है, फ्रेजेस को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर से मैंने आपको बता दिया है। इट डजंट इंक्लूड a subject और verb, ना इसमें सब्जेक्ट होता है ना इसमें वर्ब होता है। क्लॉज, ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स, a clause includes a subject and a verb, and a verb। फ्रेज में ना सब्जेक्ट मिलेगा ना वर्ब मिलेगा, क्लॉज में सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगा। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें तो आपको मिल जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज में आपको शायद ना मिले। और जब हम इन सभी को ग्रुप करते हैं तो फाइनली हमको पहुंचना कहाँ होता है, सेंटेंस पे। सो आई होप दिस एंटायर थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। भाई कितने तरीके के सेंटेंस हम जो है वो पढ़ते हैं। सो बेसिकली इन इंग्लिश वी हैव 5 different types of sentences, in which the first one is assertive sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, number 4 exclamatory sentence, and number 5 optative sentence. So we have 5 different types of sentences in English language. First one is assertive, then is interrogative, then is imperative sentence, and then is exclamatory, and last is optative sentence. ये आपको by heart होने चाहिए. Whenever you are asked, it should be on your fingertips कि कितने तरीके के सेंटेंस हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। We study mainly 5 types of sentences. अब किस अकॉर्डिंग हमने इनको इस तरीके से ग्रुप किया है या कैटेगराइज किया है वो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, so first we are going to see the assertive. I'll just clean it. First is assertive sentence. अब assertive sentence में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Assertive sentence are mostly the declarative sentence which usually state some fact or give some information. So assertive sentences का दूसरा नाम होता है declarative sentence. क्यों बोलते हैं इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं।
they declare or state facts or give some information. या तो किसी बारे में इंफॉर्मेशन देंगे या तो कोई फैक्ट डिक्लेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम गोइंग आउट, आई एम टीचिंग इंग्लिश. सो ये क्या है, ये आपको एक नॉर्मल फैक्ट बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, या फिर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी बारे में. सो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस. नाउ असर्टिव सेंटेंस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. विच आर दीज टू पार्ट्स? फर्स्ट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि आपको अफर्मेशन देता है, यानी कि पॉजिटिव चीज बताता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग आउट, सो दिस इज असर्टिव सेंटेंस. आई एम गोइंग आउट, ये आपको एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है कि भाई मैं बाहर जा रही हूं. ठीक है, आई एम गोइंग समवेयर आउट. एंड नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव सेंटेंस, जो कि आपको नेगेटिव वे में बताता है. अगर मैंने यहां पे बोला आई एम गोइंग आउट और मैं यहां पर लिख दूं आई एम नॉट गोइंग आउट, मैं बाहर नहीं जा रही हूं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, नेगेटिव सेंटेंस का. सो असर्टिव सेंटेंस आर द नॉर्मल सेंटेंसेस दैट डिक्लेयर और स्टेट अ फैक्ट एंड गिव सम इंफॉर्मेशन. आपको जस्ट जनरली किसी चीज के बारे में बता रहा है या कोई फैक्ट बता रहा है. ठीक है, आई एम गोइंग आउट, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, द स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, द स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडीइंग. सो ये हो गया हमारा असर्टिव और नेगेटिव का एग्जाम्पल. सो ये थे असर्टिव सेंटेंसेस. नाउ we'll move on to the next type of sentence, that is the okay, next is interrogative. So नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या पढ़ेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन मीन्स words that ask question. ठीक है, और they interrogate, पूछताछ होती है ना, interrogation बोलते हैं उसको. तो words that interrogate. So these words when fit with other words in a sentence ask something. जब हमसे कुछ पूछा जाता है, जैसे I say what are you doing, what is your name, okay where are you going. So ये क्या है, ये sentences ऐसे sentences है जो आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा. तो जब भी हमें रिप्लाई देना पड़ता है तो उसके लिए हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो. अब इसका आपको एक रिप्लाई देना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, इसका आपको एक आंसर देना पड़ेगा. कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है डिड यू स्टडी टुडे, क्या आज पढ़ाई किया था. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों से, डिड यू स्टडी टुडे. पापा जैसे ही आते हैं ऑफिस से सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है पापा का, डिड यू स्टडी, आज पढ़ाई किया था कि नहीं, है ना. सो मम्मी जब स्कूल से घर जाते हैं तो मम्मी पूछती है डिड यू फिनिश योर लंच, क्या लंच फिनिश करके आए हो. Did you see all the books before packing up? बैग पैक करने से पहले अपना बुक्स चेक कर लिया था बैग में, कोई भूले तो नहीं हो. So these are the words or these are the sentences which ask you a question और इसके बदले में they need a reply. So these are the interrogative sentences. Now we'll move on to the next type of sentence, that is the imperative sentence. The imperative sentence. Now, what are these sentences? So, imperative sentences are those sentences which either give you a command, instruction, request you something, advise you something, instruct you something. So, basically, if I categorize this into three different categories, so first I'll write
the ones that give a command or an instruction, they make request and third one is if we suggest something, a suggestion or an advice. किसी भी तरीके से हम कोई सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं या इंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सिट डाउन, अब ये कोई फैक्ट या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है, आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आया, बैठ जाइए. ओके, देन सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला keep quiet. I have written quietly. Keep quiet. चुप रहिए. Again, a command given to you most. सबसे ज्यादा दिया जाने वाला command. Request. Please bring me some water. Please मुझे पानी पिला दीजिए या दे दीजिए. ठीक है. Please bring me some water. Suggestion, for example, let's go, let's play. Okay. Then advice जो ज़्यादातर आपको मिलती रहती है, you should anything that you should do. For example, obey your parents, respect your elders, respect your country, be devoted to your work, be devoted to your studies. These are advices. Okay. Now, these are the particular 3 types of categories we like write under imperative or we study under imperative sentences. ठीक है. इसमें command, instruction, request, suggestion और advice आपको मिलता है. Now, moving to the next category or the next type of sentence, number 4, exclamatory. Exclamatory सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप देखकर ही समझ जाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, जहां पर हम एक इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. एक्सप्रेसेस एन इमोशन. ठीक है. या तो वो बहुत ज्यादा खुशी हो सकती है या तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो सकता है. जॉय, सॉरो, surprise, astonishment. Okay. When you are amazed at something. ठीक है. अमेजमेंट. तो ये जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं जो जिसमें हम बहुत ज्यादा या तो सरप्राइज हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ वंडरफुल व्यू, हाउ ब्यूटिफुल योर हैंडराइटिंग इज, सी हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इफेक्ट दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट दे रहे हैं. सो हाउ ब्यूटिफुल शी इज, देखो वो कितनी सुंदर है. अब यहां पर हम उससे पूछ नहीं रहे हैं कितनी सुंदर है, हम बता रहे हैं देखो वो कितनी सुंदर है. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स को आगे पीछे कर देते हैं और हमारा मेन फोकस क्या होता है, जहां पर हमें एम्फसाइज करना होता है, जोर डालना होता है उस एक्सप्रेशन पे जो एक्सप्रेशन हम देना चाहते हैं. ठीक है. जो भी चीजें, जैसे मैं बोलूं वाओ व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज. अब यहाँ पर इट इज का जो लास्ट में सीक्वेंस है वो बिगिनिंग में होना चाहिए था, बट हमने उसको लास्ट में इसीलिए लिखा ताकि हम एक्स्ट्रा एम्फेसिस दे सकें या एक्स्ट्रा जोर दे सकें उस पर्टिकुलर बात पे जो हम दिखाना चाहते हैं, जिस तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं या जिस तरफ की हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को हम एम्फसाइज कर सकें, उसकी क्वालिटी को एम्फसाइज कर सकें. इसीलिए हम लास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो एक्सक्लेमेटरी में ज्यादातर चेंज कर देते हैं. So this is how beautiful she is. Look what a wonderful sight it is. Okay.
So these are the exclamatory sentences where we study different kinds of expression. Okay, now after this we'll move to the last type of sentence, that is the fifth type, optative. Optative sentence. Now, optative sentences are those sentences, students, which basically express a wish, a blessing, a curse. Okay, so यहाँ पर हम बात किसकी करते हैं? Blessings, curse, wish. ठीक है, अगर हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, सो आप प्रेयर्स. सो ये सारी चीजें जब हम किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल विशेस. ठीक है, वर्ड्स वी यूज टू ग्रीट पीपल एंड मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, मे यू रॉट इन हेल. ये सारी बातें जब हम बोलते हैं तो हम एक विश एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो जहाँ पर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, कर्स देते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं किसी के लिए, दैट आर व्हाट, दोज आर द optative sentences. For example, I say, may God bless you. May God bless you. ठीक है? May, oh, I've written. May you succeed then some curses we give, may you go to hell, may you rot in hell. ये सब भी क्या है? ये सब हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं लास्ट में. तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी है और कौन सा ऑप्टेटिव है? सो बच्चों, यहाँ पर हम ज्यादातर मे मॉडल का यूज करते हैं, ज्यादातर. ठीक है, हम मे मॉडल का यूज करते हैं, और नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ इस चीज से पहचाना है कि वेदर इट्स अ कर्स और इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. एक्सप्रेस हम इमोशन कर रहे हैं या फिर हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं. ठीक है, सो for example, when we meet people, what we usually say, hello. Now this is not an emotion, that's just a greeting, a wish. ठीक है, आपका good morning. So these are what, these are all optative sentences. good afternoon, when you wish somebody, जैसे आप मिलते हो या जाने लगते हो तो आप greet करते हो. So these come under the head of optative sentences. Okay, so now children, these were the 5 types of sentences we have studied. Phrases and clauses. तो सबसे पहले हम छोटा सा रिविजन देते हैं. सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस इज पर्टिकुलरली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंग. ठीक है, इट शुड बी अरेंज लाइक ग्रामेटिकली करेक्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. ये हो गया हमारा सेंटेंस. नाउ व्हाट आर फ्रेजेस? फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ 2 or more words which are incomplete without the other words in a sentence. Also, they do not include a subject or a verb. Then third, clauses. So clauses are what? Clauses are again a group of words which may contain a subject and a word. And the dependent clause, independent clause में तो आपको subject और verb मिल जाएगा, इसीलिए उसका अपने आप में एक meaning निकल जाएगा. But dependent clause में आपको subject और verb ना मिले. ठीक है, which will be again depending on the independent clause for its complete meaning. Then we studied the 5 type of sentences. Assertive sentence जो हमने पढ़ा, declarative सिर्फ declare करते हैं facts, उसमें आते हैं affirmative और negative. फिर हमने पढ़ा interrogative sentence जहाँ पर हम बात करते हैं questions की. ठीक है, वो क्वेश्चंस का आंसर यस नो भी हो सकता है या कोई भी वर्ड हो सकता है. ठीक है, एनी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पर अगेन वी हैव कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस. देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां पर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में. ओके, सो यहाँ पर हम ज्यादातर इंटरजेक्शंस का भी यूज करते हैं, हुर्रे, अलास, ब्रेवो, वेल डन, वेल प्लेड. तो ये सब क्या होते हैं? ये एक्सप्रेशन, इंटरजेक्शंस होते हैं.
और इसको हम यूज किस में करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. देन लास्ट वी हैव द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जहां पर हम विश करते हैं, ग्रीट करते हैं किसी को. सो ये सब हमारे आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंडर. So this was all about your chapter, students. I hope you have understood and you are all ready to practice. So keep learning, keep growing. All the best.